संसद के दोनों सदनों से विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ अध्यक्ष को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। झारखंड गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 का राज्यपाल ने दी मंजूरी। डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम मजदूरी और बीमा का लाभ। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर झारखंड ने पहली बार जमाया कब्जा। मुख्यमंत्री ने टीम को दी बधाई। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के मिक्स टीम स्पर्धा में झारखंड को रजत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जी राम जी विधेयक की खबर के साथ। संसद ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पारित कर दिया है। इस विधेयक को लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में भी मंजूरी मिल गई। इस कानून का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए इसे गांव के उत्थान और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई योजना के माध्यम से आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग रखी, लेकिन विपक्ष के तमाम संशोधनों जो थे वो ध्वनि मत से खारिज कर दिए गए। आखिर में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। बहरहाल जल्द ही यह विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था कि ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना, ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे आदर्श है, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारे लिए श्रद्धा है। और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। अगर दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये दरिद्र की सेवा ही नारायण की पूजा है। इधर झारखंड में विकसित भारत जी राम जी विधेयक को व्यापक समर्थन मिल रहा है। पलामू में श्रमिक संगठनों, मजदूरों और आम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस नई पहल की जमकर सराहना की है। मोदी जी ने जो जी राम जी जो स्कीम लाया है उसके तहत हम लोग बहुत खुश हुए हैं। हम लोगों को पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन काम मिलेगा। हम लोग को बाहर कमाने नहीं जाना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ के बाहर जाना पड़ता था, अब उससे हम लोग को राहत मिलेगी। हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी के द्वारा लाया गया जी राम जी हम लोगों के लिए, गांव वासियों के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। इससे हम लोग को घर पर ही काम मिलेगा और 125 दिन काम हम लोग को मिलेगा। इसलिए मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के बारे में इतना बढ़िया सोच उनके मन में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जी राम जी योजना लाया गया है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके तहत 125 दिन का हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ ही इसका हम लाभ उठाएंगे। जी राम जी, मोदी जी 125 दिन की रोजगार योजना बहुत अच्छा काम किए हैं। अब हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ ही काम करके अपना जीविका चलाएंगे। ये बहुत अच्छा काम है मोदी जी के। मोदी जी ने जो
सरकार ने अभी वर्तमान में 125 दिनों का रोजगार गारंटी योजना चालू किया है, बहुत ही सराहनीय है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने संसद में जो व्यवहार किया वह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग पर संसद में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे निर्धारित किया गया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नियम को ताक पर रखकर हंगामा किया। अपोजिशन पार्टी और हम लोगों के बीच में बात हुआ, हमने 4 घंटे के लिए इस जी राम जी बिल पर चर्चा के लिए आवंटित किया। अपोजिशन पार्टी ने रिक्वेस्ट किया 8 घंटे, हमने 8 घंटे में माना है। जो उन्होंने यह हरकत किया है, कागज फेंकना, नारा लगा के और मेंबर्स को अंदर भेजना, पीछे से यहाँ भेजना, और यहाँ बहुत गलत तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया, लेकिन जिस स्टेट से चुन के आया उन स्टेट के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा उनका प्रतिनिधि हमारा लोकसभा राज्यसभा में आकर के उनका आवाज नहीं उठा करके नियम को ताक में रख करके जो यह हंगामा किया है, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं। सही बात है। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक पारित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पारित होने का स्वागत किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे भारत की प्रौद्योगिकी परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। संसद से शांति विधेयक के पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर अपने संदेश में लिखा, संसद के दोनों सदनों द्वारा शांति बिल पास होना हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला पल है। जिन सांसदों ने इसे पास कराने में मदद की, उनका मैं आभारी हूं। एआई को सुरक्षित रूप से पावर देने से लेकर ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने तक ये देश और दुनिया के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाले भविष्य को एक निर्णायक बढ़ावा देता है। ये प्राइवेट सेक्टर और हमारे युवाओं के लिए भी कई मौके खोलता है। भारत में निवेश करने, इनोवेशन करने और कुछ नया बनाने का ये सबसे सही समय है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज समापन संबोधन में कहा कि इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराए गए और जनहित से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने खराब आचरण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा
झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कराकर इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अब यह अधिनियम बन गया है। इससे डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और बीमा का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवास पर कल मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को NIT के 15वें दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति प्रस्तावित है। दीक्षांत समारोह में लगभग 1000 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने कल धनबाद जिले का दौरा किया। समिति के सभापति सुरेश पासवान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। मौके पर समिति के सदस्य मथुरा प्रसाद महतो समेत कई अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक 23 दिसंबर को होगी। दोपहर बाद रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश लौट आए हैं। तीनों देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के लगभग हर हिस्से में बसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। लेकिन बीते 11 वर्षों में पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों में आए बदलाव को अगर क्रांतिकारी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस दौरान सऊदी अरब, UAE, ओमान से लेकर कुवैत, कतर और ईरान तक भारत ने एक बेहतरीन संतुलन बनाते हुए अपने संबंधों को लगातार नई ऊर्जा दी है। इसके लिए भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राएं हों या फिर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, इस तरह के तमाम कदमों ने इन रिश्तों में नया विश्वास जगाया है। प्रधानमंत्री मोदी निरंतर इन देशों के नेताओं के संपर्क में रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वाधिक संयुक्त अरब अमीरात की 7 बार यात्रा की है। उनकी इन यात्राओं के बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वर्ष 2015 में पीएम मोदी के UAE दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंध व्यापक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। साथ ही 2023-24 में भारत UAE व्यापार बढ़कर 84 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान चीन और अमेरिका के बाद UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। वहीं UAE में IIT दिल्ली और IIM अहमदाबाद की ओवरसीज कैंपस खुलने का सिलसिला शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बुनियादी सहयोग का प्रतीक है। साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों के अलावा सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया तो हमें इसका एक और नमूना देखने को मिला। इसके अलावा सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों में भी व्यापक परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार सऊदी अरब का दौरा किया है। 2019 में उनकी दूसरी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सामरिक साझेदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय परिषद की स्थापना की। 2023-24 में दोनों देशों के बीच करीब 43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को भी खूब बल मिला है, फिर चाहे वो हज यात्रा के लिए गहरा सहयोग हो या सऊदी अरब में बढ़ती योग की लोकप्रियता। इसके अलावा ऊर्जा, निवेश, अंतरिक्ष और रक्षा समेत तमाम क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा है। वहीं पश्चिम एशिया के एक और अहम देश कतर के साथ भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कतर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भी इस साल फरवरी में भारत दौरे पर आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रभाव के चलते दोनों देशों के रिश्तों में नया विश्वास साफ झलकता है। ऊर्जा के क्षेत्र में कतर भारत सहयोग विशेष रूप से अहम है। 2023-24 में भारत कतर के बीच 14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वहीं निवेश, रक्षा और अन्य सांस्कृतिक संबंधों के अलावा
कतर में रहने वाले भारतीय हमारे संबंधों को नई ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में कुवैत का दौरा किया। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 43 साल बाद पहला कुवैत दौरा था। इस दौरान भारत कुवैत संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया गया। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। 2024-25 में भारत कुवैत के बीच 10 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ। साथ ही भारत में निवेश को बल देने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ओमान रिश्तों को भी नया बल मिला है। पीएम मोदी की हालिया ओमान यात्रा के दौरान एक समग्र आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जरूरत पड़ने पर यमन की भी मदद की है। भारत ने यमन को कोविड वैक्सीन से लेकर समय समय पर अन्य दवाएं और अनाज भी पहुंचाया है। वहीं खाड़ी के दूसरी तरफ बसे ईरान और इराक से भी भारत के मजबूत संबंध रहे हैं। भारत ने इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान भी ईरान से संपर्क बनाए रखा और बातचीत से मुद्दों के समाधान पर बल दिया। साथ ही भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसके जरिए भारत अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों से आसानी से व्यापार कर सकेगा। वहीं इराक के साथ भी भारत ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष प्रयासों के चलते पश्चिम एशिया में बसे लगभग सभी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न होगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चल रही पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। साथ ही वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे। साथ ही वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। वो 2021 से 25 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। झारखंड में पेशा नियमावली लागू नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। नियमावली लागू नहीं किए जाने से जुड़े अवमाननावाद पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सचिव ने यह बतलाया कि मामला कैबिनेट को भेज दिया गया है। इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय खंडपीठ ने सचिव को मंगलवार तक टाइम फ्रेम करने को कहा है कि पेशा नियमावली कब तक लागू की जाएगी। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद अंचल में कार्यरत सीआई सुरेंद्र यादव को 6,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। टीम ने सीआई सुरेंद्र यादव के सहयोगी मुकेश कुमार को भी अपने साथ धनबाद ली गई है। सुरेंद्र यादव द्वारा मोटेशन के नाम पर 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है।
जामताड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय के दैनिक कर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई सीआरपी रास बिहारी झा की शिकायत के आधार पर की। बताया गया कि कर्मी द्वारा विपत्र को पारित करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत श्री झा ने एसीबी से की थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन करने के बाद दबिश दी और कर्मी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। और अब खबर खेल के मैदान से। झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। पुणे में खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से पराजित कर पहली बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाकर इतिहास रच दिया। झारखंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 262 रन बनाए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की पूरी टीम 193 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान ईशान किशन ने फाइनल में शानदार शतकीय पारी खेली। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि अनुकूल रॉय को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने पर झारखंड की टीम को बधाई दी है। उधर जेएससीए ने टीम के लिए 2 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। हैदराबाद में आयोजित सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन जारी है। कल खेले गए मिक्स टीम स्पर्धा में गोल्डी मिश्रा और अंकिता भगत की युगल जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया। झारखंड की टीम को फाइनल में रेलवे मिक्स की टीम से हार का सामना करना पड़ा। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची के बीआईटी मिश्रा कॉलेज स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के तहत बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता का कल उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहल कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को टीम भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 1166 प्रतिभागी भाग ले रही हैं। यह प्रतियोगिता 22 दिसंबर तक चलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। लखनऊ T20 के रद्द होने के बाद अब सारी निगाहें अहमदाबाद पर आ टिकी हैं, जहां T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने जिस तरह से तीसरे T20 में खेल दिखाया, उसी की झांकी टीम 5वें और आखिरी मुकाबले में भी दिखाना चाहेगी। गेंदबाजी से शुरुआत करें तो अर्शदीप सिंह ने तीसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान किया। अर्शदीप ने तीसरे T20 में 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी से अब टीम को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, जो कि अपने घरेलू ग्राउंड पर ज्यादा खतरनाक दिख सकते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो यहां शुभमन गिल के चोटिल होने के चलते संजू सैमसन प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकते हैं। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव का फॉर्म लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। सूर्य कुमार ने पिछले अक्टूबर से अब तक एक भी T20 में हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो टीम के लिए ये भारत दौरा सफल रहा है, जहां उन्होंने टेस्ट सीरीज अपने नाम की। हालांकि T20 में अब उनके सामने सीरीज बराबर करने की चुनौती है, जिसके लिए टीम के बल्लेबाजों को अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। दक्षिण अफ्रीका को अपने बल्लेबाज डेवाल ब्रेविस से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, जबकि लुंगी एंगिटी और ओटनेल बॉटमैन की गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। तो कुल मिलाकर सीरीज बराबर होती है या टीम इंडिया 3-1 से सीरीज अपने नाम करती है, इस बात पर मुहर दोनों टीमों की रणनीति पर निर्भर करेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल रीझ रंग की शुरुआत हो चुकी है। इस 3 दिवसीय इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में 26 अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
जो कि केवल पढ़ने वाला बच्चा में मिस किया। डायरेक्टर साहब से आप पूछे, इनके पास जो केसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ, जो सिर्फ पढ़ाई कर जो सूचना हुआ, उसके बल पर आप एक नौकरी ले सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए स्पोर्टिंग टेम्परामेंट होने चाहिए। तो कहीं न कहीं 20वीं शताब्दी में चूँकि हमारा स्क्रीन टाइम कम था, अभी हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। रुक कर लेते मौसम का। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्से शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं। कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विभाग रांची ने अगले 2 दिन चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। पूरे राज्य में सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य का सबसे ठंडा जिला रांची रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं राज्य का सबसे गर्म जिला चाईबासा रहा, जहां का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। हालांकि पूरे राज्य का सबसे ठंडा इलाका कांके रहा, जहां का न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज राज्य के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। ये 5 जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, रांची और लोहरदगा है। आने वाले 5 दिनों में मौसम में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत कोहरे के साथ होगी, उसके बाद आसमान साफ रहेगा, जिसके बाद शाम में फिर से कोहरा आसमान में छा जाएगा। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ डीडी न्यूज रांची। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 19 दिसंबर साल 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। गोवा की इस आजादी के दिन को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पुर्तगाली शासन के विरुद्ध गोवा, दमन और दीव पर आक्रमण किया और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। लगभग 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। 30 मई 1987 में इस केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, जिसके बाद गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे। 19 दिसंबर साल 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के 4 क्रांतिवीरों में से 3 क्रांतिवीर शहीद हुए। ये 3 क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। काकोरी ट्रेन एक्शन में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। चौथे क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के उग्र स्वभाव को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने भयवश उन्हें 2 दिन पहले ही फांसी दे दी। अगस्त 1925 में हुए काकोरी ट्रेन एक्शन में इन क्रांतिवीरों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता को यह संदेश दिया था कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं। और चलते चलते आपको एक अहम जानकारी दे दें कि दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों से विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गांवों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ अध्यक्ष को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। झारखंड गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को राज्यपाल ने दी मंजूरी। डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम मजदूरी और बीमा का लाभ।
और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर झारखंड ने पहली बार जमाया कब्जा। मुख्यमंत्री ने टीम को दी बधाई। नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के मिक्स टीम स्पर्धा में झारखंड को रजत।